किसी भाषा में यदि व्याकरण ना हो तो भाषा का श्रृंगार नहीं होता। की वास्तविक पहचान होती है वो है शब्दकोश से। अब आप कह रहे हैं कि लिंग रहित छत्तीसगढ़ी भाषा है, ये स्पष्ट करो। मैं खेत जाता हूँ, कहाँ पर है शब्द जिससे पता चले ये कौन से लिंग के शब्द है, स्त्री बोला थे कि पुरुष? बोरे बासी कहना क्या कोई तुक नहीं है? बोरे माने डूबा है, बासी माने वो भी डूबा हुआ रहता है। अबे तुमने सरकार बोरे बासी दिवस पूरा मना के रखी और आप कहते हैं पूरा सत्यानाश कर दिया, पूरा सत्यानाश। किसी भी देश, किसी भी राज्य की जो पहचान होती है वो उसकी संस्कृति, बोलचाल, भाषा से होती है। और भाषा की पहचान होती है उसके व्याकरण से, उसके शब्दकोश से। अगर जब तक किसी भी भाषा में व्याकरण ना हो तो वह भाषा अधूरी मानी जाएगी। ठीक उस तरह जैसे कोई नवविवाहिता अपने किसी श्रृंगार से अधूरी हो, या मांग में सिंदूर ना हो, या माथे पे बिंदिया ना हो, या कलाई में कंगना ना हो, तो अधूरा ही कहा जाता है। वैसे ही किसी भाषा में यदि व्याकरण ना हो तो भाषा का श्रृंगार नहीं होता। तो ऐसी ही एक बात हम आज करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ गठन को 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस 25 सालों में शब्दकोश तो बने हैं, लेकिन कहा जाता है कि व्याकरण अभी भी अधूरा है। इसलिए शायद छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, छत्तीसगढ़ की जो शैली है, वो अभी भी परिपूर्ण नहीं मानी जा रही है। इसकी पहचान कहीं ना कहीं अभी अधूरी है। इसी बीच में हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर पी.आर. कोसरिया जी से, और एक पुराना वीडियो आपने कोसरिया जी का देखा है। उनकी किताब आई थी महारा, और महारा में उन्होंने एक जाति के ऊपर में पुस्तक लिखी और उस पर चर्चा की। वीडियो का लिंक इसमें आपको मिल जाएगा। आज उन्होंने मुझे एक किताब और दी है जिसका शीर्षक है गोठ बात, और छत्तीसगढ़ भाषा पर यह लिखी गई है। और यह प्रकाशित है किताब सर्वप्रिय प्रकाशन दिल्ली से, और रायपुर में भी है इसका प्रकाशन जहाँ तक है। तो आज ये किताब मिली, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत करता हूँ डॉक्टर पी.आर. कोसरिया जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। नमस्कार कोसरिया जी, एक तो जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो तो समझ गए होंगे कि गोठ का मतलब क्या होता है, गोठ बात क्या होता है, लेकिन वो दर्शक जो कि हिंदी समझते हैं, छत्तीसगढ़ी उतनी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। मॉडर्न हमारे लड़के हैं जो कि हिंदी अंग्रेजी मिक्स बोलते हैं, तो उन्हें छत्तीसगढ़ की यह बात समझनी होगी। तो गोठ बात का मतलब क्या होता है? सर वैसी सामान्यतः अच्छा बात है ये पूछे कि गोठ बात, ये बहुत सरल शब्दों में इसको हम बताएं तो ये है बातचीत। बातचीत सब लोग समझते हैं। तो ये गोठ बात के मतलब है, अगर साधारण शब्दों में कहें तो ये बातचीत है। और बातचीत किसी भी विषय में हो सकती है, कहीं भी बैठ के हो सकती है। तो ये एक प्रकार से ये बातचीत है। अच्छा, तो एक चर्चा पे आप ये कह रहे थे कि राजभाषा हमारी बन चुकी है छत्तीसगढ़, लेकिन एक आप प्रोफेसर रहे हैं, तो प्रोफेसर के नाते मैं ये पूछूं आपको कि राजभाषा बनने के बाद भी ये बोलचाल में अपनी पहचान क्यों नहीं बना रही छत्तीसगढ़ के अंदर में? सर बहुत अच्छी बात है। दरअसल सर किसी भी भाषा की जो सबसे बढ़िया पहचान होती है, और रमेश चंद्र महतो जी जो मेरे गुरुदेव भी रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि किसी भी भाषा की वास्तविक पहचान होती है वो है शब्दकोश से। यानी उसका एक आईना है। तो आईना को साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ी का चेहरा देखना है तो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश को भी साफ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति, इतने साल बाद भी एक भी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश आज नहीं है। बहुत सारे शब्दकोश बने हैं, लेकिन एक भी नहीं है जिसको मैं कह सकूं वो निरापद है। अच्छा, सब में दोष है, और कहीं कहीं तो भयानक दोष है। और दोष तो इतना, सरकारी जो प्रशासित शब्दकोश बना था उसमें और ही ज्यादा दोष है। तो एक चीज अभी आपकी किताब में पन्ना पलटाया, और मैं जैसे ही दूसरे 12वें पेज में आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा के स्वभाव होता है। हर भाषा का अपना स्वभाव है, और छत्तीसगढ़ भाषा के स्वभाव लिंग रहित हवे। जी हाँ, जी हाँ। अब ये थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, यानी समझ में आ रहा है कि लिंग रहित कैसे हुई? जी हाँ, जैसे सर मैं बढ़िया छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप गांव में या किसी व्यक्ति को, मोर जहाँ तक मोला बात समझ में आते कि भाषा सब संस्कृत से निकले हैं, जी जी, है ना। अब संस्कृत में हमारे 3 लिंग प्रथम,
तीन लिंग है ना? जी हाँ। स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक उभय लिंग। हाँ, उभय लिंग बोलते थे हम लोग, उभय लिंग, 3 लिंग पढ़ते थे। जी हाँ। हिंदी में आते हैं तो 2 लिंग दो हो हमारे जाता पास, है। स्त्री और पुरुष, जी हाँ। 2 ही लिंग आते हैं। जी अब आप कह रहे हैं कि लिंग रहित छत्तीसगढ़ी जी, भाषा है, जी, ये जी, स्पष्ट करो, जैसे जी। छत्तीसगढ़ी वैसे नहीं। जी हाँ, अच्छी बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चों को स्कूल के पाठ्यक्रम में सबसे पहले यही बताया जाए कि छत्तीसगढ़ी का स्वभाव लिंग रहित है। अब आपने जैसे सवाल किया ये कैसे है, तो उसको इनके बोलचाल में आपको जाना पड़ेगा। जैसे नाम बातचीत है, बोर्ड बात में। अब छत्तीसगढ़ वाले से कोई अगर कहीं जा रहा है तो उनके कहिए आप कहाँ जात हो, तब वो कही कि मैं बाजार जात हूँ, मैं रायपुर जात हूँ, मैं कॉलेज जात हूँ, मैं खेत जात हूँ। अब इन्हें कहाँ पर है जिससे ऐसे शब्द जिससे पता चले कि ये कौन से लिंग के शब्द है, स्त्री बोला थे कि पुरुष। जब तक से वो सामने नहीं रही आप वाक्य देख करके नहीं बता सकते, वाक्य देख के पहचान नहीं हो नहीं हो पाती। राइट, सकती। ठीक। इसका मतलब है ये लिंग रहित है। जैसे हिंदी में होता है मैं जा रही हूँ, मैं रायपुर जा रही हूँ, रायपुर जा रहा हूँ, आपको पता लग जाता है कोई स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग का शब्द है। लेकिन छत्तीसगढ़ी में मैं जात हूँ, मैं खात हूँ, मैं खेल हूँ, मैं रायपुर गे रहे हूँ, मैं खेत गे रहे हूँ। आप यहाँ पर कहीं पर आपको पता नहीं लगेगा वाक्य को देख करके कि वो स्त्रीलिंग का शब्द है या पुल्लिंग का है। इसीलिए मैं कहूँ कि मैं छत्तीसगढ़ी का स्वभाव जो है वो लिंग रहित है। स्वभाव माने आम बोलचाल में लोग बोलते हैं, वो उनका स्वभाव है। लेकिन तो उपयोग तो होता है ना, पुरुष का भी और स्त्री का भी उपयोग तो कहीं ना कहीं होता है। जैसे हम बच्चे को नोनी, टुरा टुरी, डोकरा डोकरी ऐसे शब्दों से तो प्रयोग करते हैं। जी हाँ। यहाँ तो लिंग का प्रयोग है। जी हाँ, ये जो है ये उनका माने एक तो हो गया स्वभाव, उसके बाद हो जाता है उसका प्रचलन। मान लीजिए अब मोर बताना है कि मोर घर में टूरी हुई इसकी टूरा, माने स्त्रीलिंग के शब्द है या पुल्लिंग के, तब उसके लिए शब्द है हमारे यहाँ पहले से गढ़ा हुआ है। आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। जैसे मतलब संज्ञा और सर्वनाम के लिए आपके पास शब्द है, शब्द है, क्रिया के लिए नहीं है। नहीं है, क्रिया क्रिया के लिए नहीं, क्रिया के लिए नहीं नहीं है। उसके लिए पहले शब्द है डोकरा डोकरी, टूरा टूरी, नोनी बाबू, ये संज्ञा शब्द है पहले से। लेकिन अपने बोलचाल की बातचीत के लिए ये शब्द नहीं है। तो आप ये जब कहते हैं कि राजभाषा बन गई है और भाषा बनने के बाद भी क्या शासन ध्यान नहीं दे रही है? व्याकरण पे आप उंगली उठा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो भाषा बनी है उसमें जो शब्दकोश आए हैं वो सही नहीं है। ये कैसे? मैं शब्दकोश कहाँ पे गड़बड़ आपको लग रहा है? मैं तो यही बताया सर कि पूरा शब्दकोश छत्तीसगढ़ में जितना बने हैं सारे शब्दकोश आप उठा के देखिए, सब में दोष है, अर्थगत दोष। यानी शब्द जो है छत्तीसगढ़ी के वो उसका सही अर्थ शब्दकोश ही बताता है किसी भी शब्द का, लेकिन उसका गलत अर्थ बताया गया है। जैसे मैं बता दूं, मान लीजिए एक शब्दकोश वहां दिया गया है कमचिल। कमचिल ये विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में है और चूंकि शब्दकोश में है और पाठ्यक्रम में है तो इसका प्रयोग व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या व्यावसायिक परीक्षाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। और शब्दकोश जो में वो जो बताया गया है वो है बांस का टुकड़ा। लेकिन आप गांव में कहीं भी निकल जाइए, आप 2 ढेरी बना लीजिए बांस का टुकड़ा का और कमचिल के टुकड़ा का, जो मैं दूंगा कमचिल, और उनको गांव वाले से बोलिए कि भाई इसमें से कमचिल लाइए, तो जो शब्दकोश में अर्थ दिया गया है उससे कोई नहीं लाएगा बांस का टुकड़ा से। जो मैं दूंगा जो फटा हुआ टुकड़ा होगा जिसका लंबाई 1-1.5 फीट से 3 फीट तक का कम से कम हो, और बड़ा हो गया तो कलमी हो जाएगा। कल बड़ा हो गया तो कलमी हो गया, छोटा हो गया तो वो कमचिल हो गया, उसको लाएगा। अच्छा एक चीज है, बांस का, ये मान लो बांस का है, बांस के टुकड़े को आपने ऐसा तोड़ दिया, ये 2 भाग में टूट गया, जी ठीक है, संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बीच से हमने काट दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे? वो तो बांस का टुकड़ा कहलाएगा। उसका कई नाम है, उसका भी कई नाम होगा। कई नाम है। एक होगा बांस को हम बीचों बीच फाड़ देते हैं, क्या दोनों में अंतर है? हाँ बहुत अंतर है सर। इसमें ये किताब में ये बात आपको देखने को मिल जाएगा कि बांस का टुकड़ा जब टुकड़ा किया जाता है तो उसका क्या क्या नाम है। आप 6 फीट के आसपास हो तो उसको लौठी कहते हैं। लौठी, लौठी या डंडा, ठीक है, जैसे उत्तर भारत वाला लाठी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, या छत्तीसगढ़ी में लौठी। लौठी।
अगर वो आकार सर मोटा हो गया, हम्म माने लौठी भी कई किस्म के हैं, छत्तीसगढ़ी में आप जाएंगे तो लौठी भी अलग अलग मिलेगा। अगर उसका आकार मोटा है तो वो ठेंगा हो जाता है। अच्छा। वो ठेंगा कहलाते हैं और खासतौर से निंदा रथ है। और अगर वो मुड़ा हुआ हो तो गोटानी लौठी हो जाते हैं। और वो अगर 1-1.5 फीट का हो तो वो डंडा हो जाता है, जिससे गुल्ली डंडा। ठीक है। और छोटा कर देंगे तो उसका मान लीजिए हम गुल्ली बना लें तो गुल्ली हो जाएगी, लेकिन कमचिल कहीं नहीं होए। कमचिल होए के लिए बांस को सबसे पहली 2 या 2 से अधिक भाग में फटना पड़ेगा, और फट जाएगा तो कलमी नहीं होगा, कमचिल नहीं होगा। वो पूरा अगर बांस है फटा हुआ वो कहलाता है कलमी। वो अच्छा, बांस लंबे हाँ, लंबे बीच काट दिए तो वो कलमी हो गया। अच्छा, वो कलमी हो गया। अब कलमी का भी टुकड़ा हो जाए छोटा छोटा, यानी कम से कम वही 1-1.5 फीट से 3 फीट तक, और वो टुकड़ा को हम कमचिल कहेंगे। तो आप बताइए इसमें बांस कहाँ से आ गया, बांस का टुकड़ा कहाँ से हो गया? ठीक है। ऐसे एक उदाहरण आप लिखवा रहे हैं कि अखिवानी और अखियाने। हाँ, अखियौनी और अचवौनी, ये जो है, हाँ। ये शब्द जो है चंद्र कुमार चंद्राकर के शब्दकोश में है। अच्छा। ये जो है, और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई शब्द नहीं है। अखियौनी माने वो अर्थ लिखता है आंख मारने का पारिश्रमिक, औनी का मतलब पारिश्रमिक। ठीक है। या अचवौनी, हाथ मुंह जो धोते हैं खिलाने के बाद, तो उसका वो पारिश्रमिक दिखता है। अब मुझे छत्तीसगढ़ के किस कोने में ऐसा बोला जाता है ये बता दें कि जहां हाथ मुंह धोने के बाद खिला दे अपने मेहमान को, और हाथ मुंह धुलाएं और उसका भी पारिश्रमिक देते हो। नहीं देते, ये पवित्र कार्य है, नहीं दिया जाता उसका पारिश्रमिक। ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का शब्द ही नहीं है, ये गढ़ा हुआ शब्द है। तो ऐसे शब्दकोशों में बहुत सारे शब्द मिलेंगे गढ़ा हुआ। मैं एक और बता सकूं, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा है, उनके शब्दकोश में इसको जामुन होता है हमारे यहाँ। हाँ, आपने ये शब्द लिखा है पालेश्वर शर्मा जी का। हाँ। काला जामुन उल्लेखित किया है। उपला शब्द आपने उपयोग किया है। तो इनका छत्तीसगढ़ में क्या मतलब? हीरा सिंह ठाकुर जी का है, मेरा हीरालाल शुक्ल जी का है। वो दिया सलाई को खास तौर से उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो लिखते हैं दिया सलाई को आजा ना, वो आजा भी लिखे हैं। जो आजा का अर्थ जो है पालेश्वर शर्मा भी लिखे हैं, और वो बताना चाहते हैं आजा का मतलब होता है दादी। हाँ, मतलब पिताजी के पिताजी। हाँ, पिताजी के पिता या उसकी माँ। जबकि हमारे यहाँ आजा का मतलब नानी होता है। अच्छा, ये नानी होता है। ये उत्तरी भारत में हम कहते हैं। हाँ, वहाँ कहते हैं, सरगुजम भी कहते हैं। हाँ, सरगुजम भी वही है। आजा का मतलब तो यही कहा जाता है। हाँ, यही। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में नहीं है। अच्छा। इसमें 2 नाम है इसका, या तो नानी हो गए या फिर ममादाई। अच्छा, मतलब ननिहाल पक्ष का आएगा। हाँ, ननिहाल पक्ष का होगा। पिता वाले पक्ष में नहीं आके माता वाले पक्ष से लिया है छत्तीसगढ़ में। और उसके लिए एक कॉमन शब्द और है, बाबा। ये पिता पक्ष के लिए और माता पक्ष के लिए, दोनों पक्ष के लिए बाबा होते हैं। ये आप लोग, और भी एक बात आता है, आप लोग हर जगह पे फल में आ रहा हूँ जो कि छत्तीसगढ़ी में हो सकता है कि आपने यहाँ कहीं उल्लेख किया हो, हर जगह पे अमरूद और बीही कहा जाता है। जी हाँ। छत्तीसगढ़ में शायद उसे जाम कहते हैं, है ना? और जामुन को भी जाम कहते हैं। जामुन को भी जाम कहते हैं। इसलिए मैं यहाँ कोशिश किया हूँ कि छत्तीसगढ़ी शब्दकोश आप बनाएं। अभी तक जो बनाए हैं वो शब्दकोश मेरे हिसाब से नियमतः नहीं बनाए हैं। अच्छा। जो मन में आया तो अब आपसे बिल्कुल, अब यहाँ तक तो बातें समझ गए। आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ी शब्दकोश कैसा होना चाहिए कि वो प्रमाणित लगे, प्रमाणित हो? हाँ, यही मैं चाहता हूँ। छत्तीसगढ़, ये आपने बहुत अच्छी बातें की कि इसकी बहुत जरूरत है कि वो प्रमाणित हो। प्रमाणित का मतलब ये होता है कि उसको ज्यादातर लोग स्वीकार करें। ऐसा हम नहीं कर सकते कि पूरे छत्तीसगढ़ स्वीकार करेगा, क्योंकि जैसे आपने दादी और दादा और आजा और आजी में देखा, सरगुजा वाला उत्तर छत्तीसगढ़ का है, लेकिन वहाँ उसका अर्थ पिता पक्ष से हो जाता है, दादी से। और हमारे यहाँ माँ पक्ष के लिए है, नानी नाना या ममा दाई। तो आप दोनों के एक कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसे एक और बता रहा हूँ सर,
आप मध्य छत्तीसगढ़ में रहते हैं, खासतौर से रायपुर में, यहाँ भी दो किस्म के हैं, रायपुरिया और बिलासपुरिया, दोनों छत्तीसगढ़ी में अंतर है। आप ट्रेन में सुनते होंगे, ट्रेन खला नंबर का ट्रेन फला स्टेशन में आई, माँ आई, मीनिंग माँ आई। अगर माँ का इस्तेमाल करें तो बिलासपुरिया हो गए। आज जो है स्टेशनों के नाम जो दिया जाता है वो बिलासपुरी है। यहाँ होते एमे आई। वाह, क्या गुड बात है जी, बिल्कुल सही। ये हमने अभी सोचा ही नहीं था कभी इस चीज को कि वाकई स्टेशन की तरफ जाते हैं, बिलासपुर की तरफ जब चलते हैं तो ए प्लेटफॉर्म में आई। हाँ, और रायपुर वाले जब स्टेशन में सुनते हैं तो बोलते ए प्लेटफॉर्म में आई। यहाँ एमए शब्द लग जाता है। हाँ, यहाँ के लोग एमए, बिलासपुर वाले माँ यूज करते हैं और हमारे रायपुर वाले एमए यूज करते हैं। राइट, चलिए, तो ये दो अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मानकीकरण करना होगा, कराना भी चाहिए, तो इन दोनों को बताना पड़ेगा। ये रायपुरिया है, ये है, लेकिन दोनों ही प्रयोग में आता है। चलो, एक अच्छी बात अब चल रहा था तो मई का दिन मुझे याद आता है और पिछली सरकार ने मई दिवस को श्रम दिवस के रूप में मनाना चालू किया और बोरेबासी चालू किया। अब ये पन्ना पलटा रहा था, पेज नंबर 27, आप कहते हैं कि बोरेबासी कहना क्या कोई तुक नहीं है। बिल्कुल सर, सही बात है। बोरेबासी का कोई तुक नहीं है। अभी तुमने सरकार बोरेबासी दिवस पूरा मना के रखी और आप कहते हैं पूरा सत्यानाश कर दिया, पूरा सत्यानाश। और ये व्याकरण, अब इसको समझ लीजिए, स्पष्ट करिए। बिल्कुल बता रहा हूँ सर, इसको व्याकरण की भाषा में बता रहा हूँ। बोरे माने डुबाए, बासी माने वो भी डूबा हुआ रहता है। बासी का मतलब ही होता है भात को, रात के जो पका हुआ भात है उसे पानी में डुबा दे। अच्छा, अब उसको कह रहे हैं फिर बोरे, तो बासी को डुबाया है, उसको और दोबारा कैसे डुबाओगे? ये तो व्याकरणिक दोष हो गया, व्याकरण दोष हुआ, ये व्याकरण दोष हो गया, पुनरुक्ति दोष कहते हैं इसको। तो डुबाए को नहीं डुबा सकते और लोगों को अज्ञानतावश इसका प्रयोग कर रहे हैं। और यही मेरा बताने का मतलब भी है कि शासन को यह बात समझना चाहिए कि वास्तव में छत्तीसगढ़ी क्या है, उसका स्वरूप क्या है। और ये सर एक बात बता दूं, ये बोरेबासी जो है छत्तीसगढ़ के लिए जो दूसरे प्रांत के लोग आए थे वो उनके द्वारा दी गई एक प्रकार की गाली है, जो छत्तीसगढ़ी को नीचे दिखाने के लिए करते थे। बोरेबासी खाते हो, बासी खाते थे और बाहर के लोगों ने बोरेबासी कर दिया और वो प्रचलन में आ गया। एक प्रकार से ये ठीक है। अच्छा, चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है जी, बासी खाना, उसको आपने अपमानित करने का प्रयास किया, क्योंकि अब तुम छत्तीसगढ़िया हो, क्या हो यार, बोरेबासी खाते हो, बोरेबासी, जबकि हम बासी खाते हैं, बोरेबासी नहीं खाते। और चूंकि ये इसी का प्रचलन बढ़ रहा है, लोगों ने कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े पढ़े बड़े लोग बोलते हैं तो उनका अनुकरण करते हैं। ठीक है, बड़े लोगों का अनुकरण हमेशा किया जाता है, छोटे लोग। तो यहाँ के लोग भी, मैं देखा हूँ सर, आप सही अच्छा किए, ये जो बासी दिवस कुछ दिवस मनाए थे उसमें पढ़े लिखे लोग भी यही कहते हैं बोरेबासी खा। छत्तीसगढ़ी समाज के अच्छे बड़े बड़े लोगों ने कहा कि हम बोरेबासी खा रहे हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन। अच्छा, यहाँ तक एक बात और आई, ये जो कि छत्तीसगढ़ी मातृभाषा है जी है, समझना था, तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया हमारे छत्तीसगढ़ में। तो कभी इस तरह के ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया कि भाई हमारा तो बासी शब्द है, इसे बोरेबासी क्यों बोला जा रहा है? मेरे को लगता है सर, एक तो पहली बात तो ज्यादातर लोग, यहाँ के लोग, उन्हें ऐसा अर्थ समझा ही नहीं होगा। अगर समझते तो कोई प्रयोग में लाते हैं, इसको ऑब्जेक्शन करते हैं। मुझे ये बात समझ आई, इसलिए मुझे ये किताब लिखना पड़ा जी। और एक बार मैं एक कार्यशाला में गया था, अब मेरे को नाम ना लूं तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें नाम नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नाम नहीं। वो यहाँ के नामचीन व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा था, एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत है, उसका उन्होंने अर्थ बताया। एक दुर्ग के गर्ल्स कॉलेज में एक कार्यशाला था, मैं भी वहाँ गया था। वहाँ उन्होंने अर्थ बताया। असल में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं क्या करते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए भी वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं। तो उन्होंने प्रयोग करके बताया, अटकन बटकन दही चटाकन लौवा लाटन बन में काटन चल चल बेटी गंगा जाबो गंगा ले गोदावरी। और आगे आपको पता ही होगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं। इसका उन्होंने अर्थ बता दिया और बताया, देखो ये इसका अर्थ ये होता है। अर्थ क्या बताया, आदमी बीमार था, लोग लाटन कर रहे हैं, लोग इधर से उधर देख रहे हैं और वो मर गया। हड़बड़ हड़बड़ किया, ऐसा वैसा किया, वो मर गया। तो दही चटाकन,
दही वही चटाते हैं, पता नहीं चटाते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ दही तो नहीं चटाते। तो खैर उन्होंने अर्थ बता दिया दही चटाकर। उसके बाद का देखिए, वो मर गया तो वन में जंगल में लकड़ी काटने जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मरने के बाद लकड़ी काटने जंगल नहीं जाते हैं। छत्तीसगढ़ की परंपरा है सर कि अगर कोई मर जाए तो गांव में मुनादी कराते हैं, फला आदमी स्वर्गवासी हो गए या निधन हो गए, तो गांव वाले ओकर घर के सामने में बांस लकड़ी या छेना रख देते हैं। वो कम पड़ जाए तो घर वाला उसमें मिला करके उसका दाह संस्कार करता है। लेकिन यह अर्थ कहीं नहीं है। मैंने कई जगह लोगों को जानने की कोशिश की, मैं गांव का रहने वाला हूं, और कि किसी के मरने के बाद जंगल में जाता हो लकड़ी काटने, ये नहीं हो सकता। और उन्होंने अर्थ को आरोपित कर दिया, चूंकि वो नामचीन व्यक्ति है तो उसके अनुकरण दूसरा तो करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल। और उन्होंने किताब में लिखा है तो करेंगे। तो ऐसी गलतियां छत्तीसगढ़ में अक्सर हो रहा है कि वो लोग जो छत्तीसगढ़ को सही नहीं जानते, और ये राजभाषा आयोग बना उसने भी ये गलतियां की। जैसे अंधना, वो लिखता है गर्म पानी, अंधना गर्म पानी नहीं होता। अंधना का अर्थ होता है गांव में जब खाना पकाना हो, भात पकाना हो, तब हम कहते हैं कि बेटी देख तो अंधना चढ़ा दे। गर्म तो हुआ ही नहीं अभी, लेकिन वो बोल रहा है अंधना चढ़ा दे। इसका मतलब भात पकाना है, वो सामने वाला समझ जाते हैं, उसके लिए पानी मुझे चढ़ाना है। और जब पानी गर्म होकर के सनसनाहट की स्थिति में आता है खोलने के पहले, तब कहते हैं देख तो अंधना आगी से चौंरला डाल दे, मन अब अंधना आई से। अब गर्म पानी कहाँ हुई? बिल्कुल, ये बात मुझे याद आ गई कि कुछ जो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, वहाँ पे अंगना को अदहन कह के उपयोग किया जाता है। वो चलेगा, अदहन कह के उपयोग किया जाता है, नहीं इसकी जोड़ते चले। जितनी जानकारी मुझे भी है, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि भाषाएं हैं। जैसे ही आप बिलासपुर के आगे निकलते हो और अनूपपुर के बीच का जो रास्ता है, वहाँ पे जो अंगना है वो अदहन में तब्दील हो जाता है। अदहन का ही मतलब होता है कि चूल्हे के ऊपर में पानी चढ़ा देना, ताकि उसमें दाल या चावल जो भी हमको पकाना है उसके लिए तैयार किया जाता है। और जैसे ही पानी गर्म होने लगता है तो फिर उसमें अन्न डाला जाता है। इस सही बात है सर, ये क्या है, रूप परिवर्तन हुआ, रूप परिवर्तन हुआ, लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थ परिवर्तन नहीं है। और इन्होंने शब्दकोश में अर्थ परिवर्तन कर दिया। क्या शब्दकोश में क्या परिवर्तन कर दिया उन्होंने गर्म पानी बता दिया, गर्म पानी बता दिया, तो अर्थ परिवर्तन हो गया। मतलब पानी गर्म करने की तैयारी को अंधन कहा जाता है, उन्होंने गर्म पानी ही कह दिया जी। तो इस तरह से जो मूल शब्द का जो मूल अर्थ होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो उसमें त्रुटि है, उसमें त्रुटि हो रही है। इसलिए इस किताब को निकालना पड़ा। गोठ बात, बहुत सारी बातें इसके अंदर में है जो शायद एक वीडियो में समेटना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी करने के बाद मैं 50वें पेज तक पहुंचा हूं। और आपने जो किताब लिखी है वो 150 के ऊपर पन्नों की किताब है। तो चर्चाएं जारी रहेगी आगे भी। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कोसरिया जी को देख रहे हैं, तो आपके मन में कौन कौन से भाषा को लेकर के प्रश्न उपज रहे हों, उन्हें आप कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए। हम आगे फिर बैठेंगे इस पे चर्चा करने के लिए। मगर चर्चा करने के पूर्व एक जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग जी के बारे में जब आप ये किताबें लिख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग और जो अध्यक्ष बने उनको लेकर के आपके क्या विचार है, क्या परिकल्पना है आपके पास में, ताकि इस छत्तीसगढ़ी भाषा जो हमारी मातृभाषा है छत्तीसगढ़ की, उसका उद्धार हो सके सही मायने में, प्रमाणित मायने में और प्रशासनिक बोलचाल की भाषा में भी। सर ये आपने अच्छी बात कही। मैंने इसके पहले माननीय रमेश नैयर जी से भी बात किया था और उससे पूछा भी था कि ये चंद्र कुमार चंद्राकर, जिसके शब्दकोश में तो छत्तीसगढ़ी शब्द को और भी विकृत कर दिया गया है, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो होता ही नहीं, जैसे अचवन, अचवौनी कर दिया उन्होंने। तो मैंने सवाल किया था कि आपके राजभाषा आयोग से प्रकाशित है, तो आपने प्रकाशन कैसे किया? तो उन्होंने कहा था, ये इस किताब में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ी में दरअसल कुछ मिलता ही नहीं था, तो मैं छाप दिया। तो मैंने उन्होंने कहा था कि आपको को भी देगा तो आप अड़ांग बड़ंग सब कुछ छाप दोगे। अरे जो भी छापना है तो समझदारी से छापो, सोच समझ के छापो, क्योंकि ये यही बात
गुरुवंश साहब की किताब में आया है। और इसको लोकाक्षर के संपादक नंद किशोर तिवारी जी ने भी टिप्पणी किया कि चूंकि वो राजभाषा आयोग से प्रकाशित है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि अब उसको प्रशासनिक मानेंगे, प्रशासनिक ही नहीं बल्कि उसको प्रमाणित मानेंगे। मजबूरी में है नहीं। उन्होंने तो बल्कि व्याकरण को ही छत्तीसगढ़ी के ध्वस्त कर दिया है। जैसे एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है संज्ञा शब्द के लिए, वो है जीनिस। अपनी किताब इसमें उल्लेखित है आपका जीनिस। जी है, जीनिस का मतलब जंतु होता है। अच्छा। और उन्होंने शब्दकोश में भी कहीं लिखा है जंतु। तो आप बताइए किसी के नाम को जीनिस कैसे कहेंगे? संज्ञा का मतलब तो वही होता है ना। भाव को आप कैसे जीनिस कहोगे? तो ये नया दिखाए के चक्कर में आप उल्टा पुल्टा क्यों करते हैं? ये केवल नया दिखाए का एक मोह कहते हैं। ये एक आप यहाँ पे एक वचन और द्विवचन और बहुवचन को भी लेकर के लिख रहे हैं। लिखते हैं कि हिंदी के एक ठन शब्द है अनेकों, जी और हिंदी में वचन दो ठन होते। हाँ। एक वचन और बहुवचन। जी हाँ। और संस्कृत में एक ठन वचन और रही से ओला द्विवचन का अर्थ है ना। यह हिंदी में लुप्त होने के कारण बहुवचन में शामिल हो गए। जी। अब छत्तीसगढ़ में क्या है? एक वचन है, द्विवचन है, या एक वचन और बहुवचन है? दरअसल क्या है सर, ये जो हिंदी के मैं बता दूं खास तौर से आपने अनेकों का इस्तेमाल किया। अनेक शब्द व्याकरण के दृष्टि से अपने आप में गलत है हिंदी में, लेकिन प्रचलन में है। व्याकरण दोनों अलग होता है सर। व्याकरण अलग होता है और जो हम बोलते हैं वो अलग होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं होता, लेकिन हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे मैं खाना खा के आ रहा हूं, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन खाना खा के नहीं आ रहे हैं आप। खाना क्रिया है, फिर खाओगे उसको तो क्रिया को क्रिया नहीं बना सकते। उसका रूप परिवर्तन हो गया है खाना। तो आप भोजन करेंगे, रोटी खाएंगे, जो भी आप खा करके आ रहे हैं, वैसे अनेकों हैं। अनेक जो अपने आप में बहुवचन है, अनेक बहुवचन है। अब बहुवचन को पुनः बहुवचन कैसे बनाएंगे? अनेकों। ठीक है, चलिए एक और ले लेता हूं मैं आपके। जब आप कहते हैं अब्बड़ और अब्बड़ झन छत्तीसगढ़ी भाषा में ये शब्द उपयोग होता है। अब्बड़ मतलब होते बहुत, और बहुत में कोई भी चीज हो सकते हैं। पत्थर, गोटा, आदमी, कुछ भी हो सकता है, भाव भी हो सकते हैं। अब्बड़ बात होते हैं, बहुत अब्बड़ बात है। लेकिन अब्बड़ झन कहेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, या व्यक्तियों को सूचित करने वाला मतलब शब्द है। अगर हम उस पर लें कि संज्ञा में जो हम हिंदी और संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं, एक होता है भाव और दूसरा है व्यक्ति सूचक। जी। तो जब हम छत्तीसगढ़ी में अब्बड़ बोलते हैं तो वह भाव है, भाव सूचक संज्ञा में आती है। और जब हम अब्बड़ झन बोलते हैं तो वह व्यक्ति सूचक में हो जाती है। तो अब आप समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी भी कितनी मजेदार भाषा है, लेकिन शायद उनके शब्दों को हम समझ नहीं पाते, उसका अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं, उसके व्याकरण को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ को लोगों ने अभी निष्कृत भाषा के रूप में देख लिया है, क्योंकि व्याकरण उतनी सशक्त नहीं है, शब्दकोश उतना सशक्त नहीं है। तो एक बार पुनः शब्दकोश बनाने की आवश्यकता है, ताकि छत्तीसगढ़ बाकी भाषाओं के सामने भी प्रतियोगिता कर सके, उपेक्षित ना हो और उपहास का कारण ना बने, जैसा कि अभी तक की चर्चा में हुई है। आपको इस बारे में और जानना है तो डॉक्टर PR कोसरिया की किताब गोट की बात उपलब्ध है, और आप इसे पढ़िए और एक बार समझिए, और इस वीडियो का इंतजार करिए। हम दूसरा अंश लेकर के भी और आएंगे, क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा पन्ने बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम था, बहुत अच्छा चीज़ मालूम चल गया है। आप अपने कमेंट्स लिख भेजिएगा। मिलूंगा फिर कोसरिया के साथ किसी और नए वीडियो में। जोहार। जोहार।